मुझे सबसे बड़ा फेल्योर बीजेपी का क्या नजर आता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस का एकाधिकार खत्म होना चाहिए, जिसको बीजेपी ने कुछ हद तक कर दिया, लेकिन अभी भी बीजेपी एक पैन इंडियन, अखिल भारतीय समग्र दृष्टि और समग्र उपस्थिति वाली पार्टी नहीं बन पाई है। इतने बरस के बाद आपका फेल्योर, आप मेजोरिटी की बात कर ही नहीं सकते कि आपको किसी दिन 272 सीटें मिलेंगी। जनसंघ के जमाने से एक मिथ है कि हम लोग हिंदी बेल्ट की पार्टी है। रियलिटी ये है, गुजरात हिंदी बेल्ट में नहीं है, हम स्ट्रांगेस्ट हैं। महाराष्ट्र में हम सरकार बना चुके हैं, गोवा में हम सरकार बना चुके हैं, उड़ीसा में हम सरकार बना चुके हैं, कर्नाटक में हमारी सरकार चल रही है। ये सारे नॉन हिंदी बेल्ट में इतनी ताकत, उसके बाद भी छवि ये बनाना कि हम हिंदी बेल्ट के हैं। दूसरी बात, हमारे ये भी एक मीथ चल रहा है कि बीजेपी जेंडर बायस वाली पार्टी है, महिलाओं के लिए नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ महिला एमएलए मेरे यहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए महिला पूरे देश में बीजेपी के हैं। यानी ग्राउंड रियलिटीज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और एक जमाना था जब कश्मीर में एंड कन्याकुमारी में हम कांग्रेस से ज्यादा नंबर थे हमारे। नहीं, मैं ये बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि जनाधार बढ़ा है बीजेपी का। प्रश्न मेरा ये है कि अगर बीजेपी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट करने वाली इतनी अच्छी पार्टी है और इतनी मेहनत हो गई, तो 272 सीटें कब आएंगी? मैं बहुत निकट भविष्य में देख रहा हूँ जी। 2014 में? मैं 2014 में चुनाव होगा, कब होगा मैं नहीं जानता, पहले भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उससे मैं साफ देख रहा हूँ कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत आदर के साथ गले लगाएगी। एक मुद्दा इस चुनाव के बीच में आया जिसका संबंध 2002 के दंगों से है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह के ऑर्डर दिए हैं। इसका कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट आप कैंपेनिंग के दौरान देख रहे हैं? इस मुद्दे पर आप कुछ बात कहेंगे? पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इन इश्यू को भुनाने के लिए 2002 से अब तक 50 बार उपयोग किया है। सो कॉल्ड सेकुलर मित्रों ने भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भरपूर प्रयास किया है। पद्मश्री अवार्ड पाने के इच्छुक लोगों ने भी बहुत इस चीजों का इस्तेमाल किया है। तो इन चीजों का उपयोग किसी को रोजी रोटी में काम आया है, किसी को पद्मश्री अवार्ड पाने में काम आया है, किसी को हो सकता है अपनी नौकरी बचाने में काम आया है। तो उस प्रकार से एक जो छोटा सा गुट है वो इधर उधर अपना फायदा उठाता रहता होगा। जहां तक देश की जनता है वो गुजरात के विकास की ओर देख रही है, गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है और देश चाहता है जैसे गुजरात में विकास हो रहा है वैसे देश के अन्य जगहों पे विकास हो। लोकसभा के चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है कि विधानसभा में आपको जितना समर्थन मिला उससे कम मिले? जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप नंबर, मैं नंबर गेम में पढ़ता नहीं हूं, लेकिन क्लीन स्वीप करेगी। आप अपने पीक पर थे तो 14 सीटें आई थी 2004 में। जी नहीं, मैं इसको पिक पे नहीं कहता, पिक पे नहीं कहता। तो अब आप समझते हैं कि 20 सीटें 26 में से? मैंने पहले ही कहा कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं मेरी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं कभी क्लेम करने की आदत नहीं रखता हूं और मैं बहुत हिसाब किताब से चलने वाला इंसान हूं। ब्लैक मनी का मुद्दा अचानक बीजेपी ने उठाया, जिस पर सरकार ने अब कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये बातें सीक्रेट हैं, बताई नहीं जाती। जर्मनी से लिस्ट हमारे पास आ गई है कि किन भारतीयों के खाते उनके उस बैंक में हैं। इस इशू को उठाने के पीछे क्या गेन क्या देख रहे हैं आप लोग? ये गेन के लिए है नहीं, ये चुनाव के लिए भी नहीं है। दिस इज एन एक्सीडेंट के चुनाव का समय और G20 समिट का समय एक आया। अदरवाइज आडवाणी जी ने इस विषय पर अप्रैल 2008 में चिट्ठी लिखी थी, तब तो चुनाव कहीं नहीं था। दूसरा, जब G20 समिट की एजेंडा मीटिंग थी उस समय ब्लैक मनी इश्यू आया था, टैक्स हेवन कंट्रीज की चर्चा आई थी। उस समय भारत सरकार ने स्टैंड लेना चाहिए था कि यस G20 समिट में एजेंडा रहना चाहिए।
लेकिन भारत उसमें मौन रहा। तब जाके शक पैदा हुआ कि ये किसको बचाने के लिए हो रहा है। पहली बार दुनिया में टैक्स हेवन कंट्रीज पे दबाव बढ़ा है। समृद्ध देशों को अब तक ब्लैक मनी चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए सफिशिएंट फ्लो था। रिसेशन के कारण वो खुद फंसे हुए हैं, उनको रुपयों की जरूरत है, और इसलिए उन्होंने दबाव बढ़ाया टैक्स हेवन कंट्रीज पर कि भाई हमारे देश के कौन लोग हैं, चोर लुटेरे, उनके नाम दे दो। और मेरी जानकारी है, इनफॉर्मली अमेरिका के साथ एक बात तय हुई है कि अमेरिकन अथॉरिटी को अंधेरे में रख करके जो पैसे टैक्स हेवन कंट्रीज में आए होंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, अमेरिका साथ टैली होगा, और अगर वो अमेरिकन अथॉरिटी को नहीं बताया है तो अमेरिकन अथॉरिटी के सामने डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। दबाव डाल करके अमेरिका ये करवा सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं करवा रहा है। और मेरी ये जानकारी है, 2 साल पहले एक बहुत ही विश्वस्त एजेंसी ने भारत सरकार को ये सारी सूची सुपुर्द करने के लिए ऑफर किया, लेकिन भारत सरकार ने उसमें ढीला ढाला रवैया अपनाया। और तीसरी बात है, चोर लुटेरों के नाम सीक्रेट हो सकते हैं क्या? मैं हैरान हूं जी। भारत सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नाम डिस्क्लोज करना, अरे भाई ये क्या तरीका है? देश में अगर भारत सरकार के पास नाम है और अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इससे बड़ा हिंदुस्तान की जनता के साथ कोई धोखा नहीं है। बिजनेसमैन तो पैसा आप जैसे भी कोई स्कीम लाएंगे वो ला करके डिक्लेयर करके आगे पीछे करके दे देगा, लेकिन बहुत सारा पैसा देश के राजनेताओं का भी है और हर तरह की पार्टी के नेताओं का है। इतने बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट से कैसे लड़ पाएंगे? संभव नहीं है। पहली बात यह है, लड़ पाए या न पाए, लेकिन आदर्शों के लिए मर तो सकते हैं ना। मैं आदर्शों के लिए मरने वालों में से हूं, और ये मेरा आत्मा कहती, मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इस देश के गरीबों के पैसे लूट करके ले जाएं, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट नेता हो, भ्रष्ट व्यापारी हो, चोर लुटेरे हो, माफियाज हो, आतंकवादी हो, हवाला कांड वाले हो। मुझे बताइए साहब, उनको माफ क्यों करना चाहिए? कि जब भी राष्ट्रीय अखंडता के, आतंकवाद के बड़े मुद्दों पर लड़ने का सवाल आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक लिस्ट गिनाई थी कि वहां पर आडवाणी जी खास करके और बीजेपी उस इश्यू पर कंप्रोमाइज कर गए, डक कर गए, डर गए। मुझे एक फिक्र ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब जो पाकिस्तान के हालात हैं उसको देखते हुए ये सोचना पड़ेगा लोगों को, वोटर को, कि क्या बीजेपी कैपेबल है इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पाकिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, कराची तक तालिबान अपने कदम ठोक रहा है, अमेरिका वहां बैठे बैठे डर रहा है तालिबान आया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के अंदर भारत के मूल निवासी मेरे सिख भाई बंधु रहते हैं, गुरुद्वारे हैं वहां, और तालिबान आज सिखों से जजिया मांग रहा है। 5 करोड़ रुपए जजिया मांगा गया। सिख परिवारों को पूरे घर के घर बंधक बना दिए गए, गुरुद्वारों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान की सरकार का चुप रहना, ये क्या इससे बड़ी दुर्बल सरकार हो सकती है? और हैरान तो मैं तब हूं कि मनमोहन सिंह जी स्वयं एक सरदार हैं। नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान दिया, पाकिस्तान ने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला। बयान नहीं, एक्शन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, मेरी राय नहीं है ये, बहुत लोगों की राय है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में आपकी भूमिका है, तो अगर एनडीए की सरकार आती है तो आपका नेशनल रोल क्या होगा? नंबर 1, भारत का संविधान और भारत की रचना ऐसी मजबूत है कि छोटे से छोटा राज्य का मुख्यमंत्री भी, चाहे नागालैंड का मुख्यमंत्री हो, मिजोरम का हो, पांडिचेरी का हो या गोवा का हो, वह भी राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। कोई भी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति के हिस्से के बाहर नहीं हो सकता, और इसलिए गुजरात में रहते हुए मैं राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हूं। जब ऐसा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में भी आप राष्ट्रीय रोल इतना बड़ा निभा सकते हैं, तो आपकी पार्टी के बड़े नेता, जो आपके मित्र लोग हैं, आपके सहयोगी लोग हैं, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? आपने पूछा होगा। मेरा इसके पास एक एक्सप्लेनेशन है। कभी आदमी बहुत बड़ा जब हो जाता है, ताकत बड़ी बढ़ जाती है,
तो थोड़ा डर भी लगता है और गुड बुक में नाम लिखाना होता है। तो ये जितने राज्यसभा स्टाइल वाले नेता हैं, कि मोदी जी को भी जरा नमस्कार कर लो। भैया, इस विवाद में मुझे मत घसीटो। ये सारे लीडर मेरे लिए बड़े श्रद्धेय हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। बारोसी जी के मैं पैर छूता हूं सर, अडवाणी जी के मैं पैर छूता हूं, अडवाणी जी के पैर छूता हूं। ये सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं सबके चरणों में बैठ करके सीखने का प्रयास करता हूं। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं भैया। चलिए, छोटे कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।